दोस्तों, अगर आप बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी का जो सेकंड पेपर है, जिसका टाइटल है इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, इस पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस एक सिंगल वीडियो में लेकर आया हूं, और वो भी यूनिट वाइज। यानी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको एक एक यूनिट वाइज कर कर मिलेंगे। और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के एक सिंगल वीडियो में आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको ये पता चलेगा कि किस यूनिट में किस तरह का क्वेश्चन बनता है और कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं यूनिट 1 की ओर, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। और इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लॉ ऑफ मिनिमम, यानी कि न्यूनतम के नियम का वर्णन कीजिए। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर विथ एग्जांपल, यानी कि उदाहरण सहित लिमिटिंग नियम का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, लॉ अगर ऑफ हम लिमिटिंग बात करें फैक्टर्स लॉ तीन ऑफ लॉज दिए लिमिटिंग गए हैं। फैक्टर एक की, है तो लिबिग्स लॉ 3 ऑफ लिमिटिंग लिमिटिंग फैक्टर फैक्टर, दिए गए हैं। लिबिग्स पहला लॉ ऑफ है मिनिमम, लिबिग्स और लॉ सेकंड है ऑफ मिनिमम, ब्लैकमैन्स दूसरा लॉ है ऑफ लिमिटिंग ब्लैकमैन लॉ फैक्टर, ऑफ एंड लिमिटिंग फैक्टर, थर्ड जो है और वो है थर्ड है सेल्फोर्स लॉ सेल्फोर्ड ऑफ लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है। टॉलरेंस। तो अगर हम बात करें लिबिग्स लॉ की, तो ये जो नियम है ये बताता है कि कोई भी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि कौन सा जो फैक्टर है वो सबसे मिनिमम अमाउंट में है। अब आइए इसे उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट के ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। भाई कोई भी पौधा है तो उसे ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, और मान लेते हैं फास्फोरस। अब इसमें से मान लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ये सबसे मिनिमम अमाउंट में मौजूद है। अब ये जो बाकी प्लांट ये जो को ये सारे एलिमेंट्स है ये न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत अधिक ये मात्रा सारे में, न्यूट्रिएंट्स यानी कि अपने भर ये भर के सभी देती है। लाइक एलिमेंट आप इनकी जो पौधे को अमाउंट है बहुत बहुत अधिक ज़्यादा दे रहे अमाउंट में हैं। अपने प्लांट को ये लेकिन न्यूट्रिएंट देती पौधे है, की लेकिन प्लांट ग्रोथ की जो ग्रोथ है तब तक नहीं वो होगी तब जब तक तक ये नहीं मिनिमम होगी फैक्टर, जब तक उसे मिनिमम जो अमाउंट में नाइट्रोजन जो नहीं न्यूट्रिएंट है मिलेगा। ये इसको तो प्रोवाइड यहाँ नहीं पर जो कराया जाएगा प्लांट की सफिशिएंट ग्रोथ है अमाउंट वो में। किस पे ठीक है। निर्भर कर तो रही जो है? प्लांट वो की निर्भर ग्रोथ कर हुई, रही है जो प्लांट की जो इस ग्रोथ हुई नाइट्रोजन पर। तो यहाँ पर वो नाइट्रोजन किस क्या पे हुआ? डिपेंड कर रही है क्योंकि यहाँ पे, नाइट्रोजन मिनिमम वो अमाउंट में है, डिपेंड कर रही है तो इस इसलिए नाइट्रोजन यहाँ के पर ऊपर। नाइट्रोजन ठीक जो है। है एक आई होप समझ लिमिटिंग आया होगा। फैक्टर है। और किस तरह का लिमिटिंग फैक्टर है? मिनिमम लिमिटिंग सो किसी फैक्टर भी है। पॉपुलेशन आइए चलते हैं यूनिट 1 से जुड़े हुए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हॉर्टिकोलॉजी। तो आपके एग्जाम में जनरली हॉर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी दोनों एक ही साथ पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हॉर्टिकोलॉजी क्या होता है, सिनिकोलॉजी क्या होता है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्टिकोलॉजी की। तो हॉर्टिकोलॉजी क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल स्पीसीज। In other words, it is the study of interrelationship between individual species और its population and environment। अब कहने का क्या मतलब है? मतलब सिंपली इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि जब किसी पॉपुलेशन में हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में पढ़ें, जैसे कि एक जगह बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और उन बहुत सारे लोगों में हम किसी एक के बारे में अगर हम जानना चाहें, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में स्टडी करें, तो वो कहलाता है हॉर्टिकोलॉजी। जैसे कि एक एग्जांपल और है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री इन फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में कोई एक पेड़ है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहें, उसके बारे में अध्ययन करना है, तो वो कहलाता है हॉर्टिकोलॉजी। वहीं अगर हम बात करें सिनिकोलॉजी की, सिनिकोलॉजी क्या है? सिनिकोलॉजी का मतलब है कि किसी कम्युनिटी में जितने स्पीसीज़ है उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे हम बोलते हैं सिनिकोलॉजी। यानी कि सिनिकोलॉजी में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, बहुत से लोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन हॉर्टिकोलॉजी में केवल एक सिंगल स्पीसीज़ या फिर एक इंडिविजुअल के बारे में अध्ययन किया जाता है।
चलते हैं यूनिट 1 से जुड़े हुए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिजिकल फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो भौतिक कारक है उनका वर्णन कीजिए। तो अगर आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो इकोसिस्टम होता है ये दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक है एबायोटिक फैक्टर और दूसरा है बायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी आते हैं एबायोटिक फैक्टर में, और बायोटिक फैक्टर में क्या आते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है ये सभी आते हैं बायोटिक फैक्टर में। तो ये दो फैक्टर है जो कि इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर में कितने चीज़ें आएंगी, यानी कि एबायोटिक फैक्टर को भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट। और आपसे एग्ज़ाम में फिजिकल कंपोनेंट के बारे में पूछा हुआ है, तो फिजिकल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि अगर किसी भी इकोसिस्टम में कोई जानवर रहता है, कोई भी प्लांट रहता है, मतलब कोई भी एक तरह से बायोटिक फैक्टर रहता है, तो उस पर कौन कौन से फिजिकल फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं। सनलाइट है, सॉइल है, एयर है, वहाँ का क्लाइमेट है, तो ये सभी क्या है, फिजिकल फैक्टर है। तो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बस मुझे यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से देना है। बाकी आप डिटेल में सभी टॉपिक पढ़े होंगे और हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल भी जाएंगे। तो यूनिट 1 के बाद अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 का जो टाइटल है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इको सिस्टम। अब इस यूनिट से जुड़ा हुआ देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिट्रिटस एंड ग्रेजिंग फूड चैन, यानी कि मलबा और चराई जो खाद्य श्रृंखला है इसके बारे में आपको बताना है। तो डिट्रिटस और ग्रेजिंग फूड चेन जानने से पहले पहले समझते हैं कि फूड चेन होता क्या है। तो किसी भी इकोसिस्टम में जब एक जीव द्वारा जो दूसरे जीव को खाने का जो एक क्रम होता है, एक जो सीक्वेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं फूड चेन। जैसे कि अगर एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, यानी कि घास के मैदान का इकोसिस्टम है, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर क्या होगा, घास होगा। अब उसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो सकता है, रैबिट हो सकता है, मान लेते हैं। अब रैबिट को खाने वाला कौन है, स्नैक हो सकता है, वॉल्फ हो सकता है, ठीक है। तो ये एक फूड चैन है। अब जो फूड चैन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो है ग्रेजिंग फूड चैन और दूसरा है डेट्रिटस फूड चैन। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, तो ग्रेजिंग फूड चेन में जो स्टार्ट होता है वो ग्रीन प्लांट से होता है, ठीक, यानी कि प्रोड्यूसर हो गए ग्रीन प्लांट्स, फिर वो जाता है हर्बीवोरस, फिर उसके बाद जाता है कार्निवोरस की ओर। वहीं अगर हम बात करें डेट्रिटस फूड चेन की, तो इसमें जो स्टार्टिंग होता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म से होता है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई जीव मरता है तो उसको सड़ाने गलाने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, और उन्हें कहा जाता है डेट्रीवोरस। और इस तरह का जो फूड चेन होता है वो कहलाता है डेट्रिटस फूड चेन। अब फूड चेन के बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, ठीक। तो जब किसी भी इकोसिस्टम में कई सारे फूड चेन इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम बोलते हैं फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल। जैसे घास है, ठीक। अब घास को तो ज़रूरी नहीं है कि रैबिट ही खाए, माउस भी खा सकता है, ठीक है, ग्रास ऊपर भी खा सकता है। अब रैबिट को कौन खा सकता है, फॉक्स खा सकता है। फॉक्स को कौन खा सकता है, हॉक खा सकता है। वही माउस को कौन सकता है, खा सकता है, ऑल खा सकता है, ठीक। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे फूड चेन मिलकर क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। तो ये भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो पहला जो डिफरेंस है, पहले डिफरेंस में दोनों के डिफिनीशन दिए हुए हैं। जैसे फूड चेन का डिफिनीशन क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट सो इंटरडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। और वहीं फूड वेब का डिफिनीशन क्या है, द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन ए इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। तो जो फूड चेन होता है वो एक सिंगल सीक्वेंस होता है, जबकि फूड वेब एक नेटवर्क होता है, ठीक। अब फूड चेन में जो ट्रांसफ़र होता है वो एनर्जी, वो एक
डायरेक्शन में होता है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है फूड चेन। जबकि फूड वेब देखा जाए तो मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी होता है कई दिशाओं में जाता है। ठीक। तीसरा जो डिफरेंस है फूड चेन में, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम होते हैं और फिक्स होते हैं, जबकि फूड वेब में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं और इनकी संख्या फिक्स नहीं होती। और चौथा जो डिफरेंस है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि फूड चेन में अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म मिस होता है तो जो पूरी श्रृंखला है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, जबकि फूड वेब में अगर कोई ऑर्गेनिज्म ख़त्म भी हो जाता है तो वो जो चेन है, वो जो श्रृंखला है, वो ख़त्म नहीं होती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि जब किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है, यानी कि जो पोषक तत्व की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई पोखरा है, वहाँ पर बहुत अधिक न्यूट्रिएंट्स हो गया, एक्सेसिव मात्रा में फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो गया। ठीक। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे एल्गी उत्पन्न हो जाते हैं और वो कंडीशन कहलाता है वाटर ब्लूम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉन्ड है, यानी कि एक पोखरा है जहाँ पर बहुत सारे एल्गी ग्रो किए हुए हैं। तो ये बहुत सारे एल्गी ग्रो क्यों किए हुए हैं, क्योंकि इस पॉन्ड में एक्सिस अमाउंट में न्यूट्रिशन मौजूद है। और जब कहीं पे बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और जो कंडीशन है बहुत अधिक उपलब्ध हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो जनसंख्या पारिस्थितिकी पर आपको निबंध लिखना है। आई होप आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन यूनिट वाइज पूछे गए हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराऊं जो कि हार्ड हो। यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए जो कंपोनेंट है, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बायोटिक और एबायोटिक। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब पॉन्ड इकोसिस्टम विथ सूटेबल डायग्राम। यानी कि तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को आपको सचित्र वर्णन करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फूड वेब। तो पीछे मैंने आपको फूड वेब और फूड चेन दोनों के बारे में बता दिया है और दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने ये भी बताया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड चेन और फूड वेब, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फूड चेन, हाउ मच टाइप ऑफ फूड चेन फाउंड इन एनवायरनमेंट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो फूड चेन क्या होता है इसके बारे में आपको वर्णन करना है, ये कितने प्रकार के होते हैं और हर एक प्रकार को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड चेन और फूड चेन के टाइप, मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है। तो आप इसको डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट ऑन एम्फेसाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जनसंख्या की विशेषताओं पर जोर देते हुए लिखिए। तो किसी भी पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन के एंड आर सिलेक्शन। यानी कि के और आर चयन में क्या अंतर है आपको बताना है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा। इसका आंसर मैं आपको अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि हर एक क्वेश्चन को अगर मैं आंसर दूंगा अभी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बताना है, इसके प्रकार के बारे में बताना है और जो एनर्जी का पिरामिड है, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो अगर आपने पिरामिड पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऑर्गेनिज्म के नंबर के आधार पर बांटा गया है, दूसरा ऑर्गेनिज्म के बायोमास के आधार पर बांटा गया है और तीसरा बांटा गया है एनर्जी के आधार पर। और इकोलॉजिकल पिरामिड से ही जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड सदैव सीधा होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
अगला क्वेश्चन इकोसिस्टम से है। पीछे मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है उसके बारे में। अगला है गिव एन अकाउंट ऑन ग्रोथ कर्व। तो ग्रोथ कर्व क्या होता है? अगर आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ कर्व वाला टॉपिक मिला था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कुछ उसी तरह से है इसका आंसर, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन पॉपुलेशन इन इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी में जनसंख्या का वर्णन करना है और इसके कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बताना है। तो अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर पढ़े होंगे इकोसिस्टम में, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप जितने भी इकोसिस्टम के लेवल्स हैं उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक इन रेफरेंस टू स्पीसीज रिचनेस, यानी कि सामुदायिक लक्षणों का स्पीसीज रिचनेस के संदर्भ में वर्णन करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये अब यूनिट 3 स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइटल है कम्युनिटी इकोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बायोटिक कम्युनिटी, यानी कि जैव समुदाय। तो ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है इकोलॉजिकल नीच, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है। तो इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 जो है उसका टाइटल है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। क्वेश्चन है विच वन इज़ द पॉइजनस गैस लीक इन भोपाल इन 1984, यानी कि इनमें से कौन सी गैस का रिसाव भोपाल में 1984 में हुआ था। तो अगर आपने भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एक गैस लीक हुई थी जिसका शॉर्ट में नाम है MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। तो क्वेश्चन में दो नाम दिए हुए हैं, पहला दिया है सोडियम मोनोऑक्साइड और दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका आंसर क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 2 टॉक्सिक हैवी मेटल, किन्हीं 2 हानिकारक भारी धातुओं के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक गर्मी के लिए ग्रीन हाउस के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और साथ ही साथ ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आगे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार रखिएगा, पक्का इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिस्क्राइब एसिड रेन, व्हाट आर द इट्स इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। तो अम्लीय वर्षा के बारे में बताना है और इसका जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी बताना है। अगला क्वेश्चन है एरोसॉल। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले जो 2 क्वेश्चन है पीछे भी थे, ठीक है। तो मैंने बताया ही था ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं यूनिट 5 की ओर, जिसका टाइटल है इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। और इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है उनको कैसे रिसाइकल किया जा सकता है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर बायोमेडिकल वेस्ट, हाउ इट टू हैंडल एंड डिस्पोज द बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट है। अब इन बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे ख़त्म किया जाए, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो इस पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, और इसके अलावा न्यूक्लियर वेस्ट क्या होते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण क्या है, हाउ डज़ इट अफेक्ट ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, और ये मानव और वातावरण को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन ओजोन लेयर से रिलेटेड है। मैंने पीछे भी बताया था कि ओजोन लेयर और ये कैसे नष्ट होता है, इसके क्षरण का कारण क्या है, आपको इसका आंसर देना होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। यूनिट 5 से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है नेम द कंट्री वेयर चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर ऑकर, यानी कि जो चेरनोबिल डिजास्टर है ये किस देश में हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। यूनिट 5 के बाद है यूनिट 6, जिसका टाइटल है बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी। तो इस यूनिट से जुड़ा हुआ ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है।
पहला क्वेश्चन है इंडोजिनस रिदम ऑफ 24 आवर इज कॉल्ड सर्केडियन और सर्क एनुअल। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, यदि इसका आंसर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है हनी बी डांस मीनिंग डिस्कवर्ड बाय लियोनार्डो डा विंसी और कार्ल वॉन फ्रिंच। तो मधुमक्खी के डांस जो होते हैं उसका क्या मतलब है और इसे किसने दिया था, दोनों नाम दिए गए हैं। आपको इसमें से किसी एक का जो आंसर है, मतलब जो राइट आंसर है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट नोट ऑन होम्योस्टेसिस। तो समस्थिति पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन एमंग द एनिमल, यानी कि जंतुओं के बीच कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे संचार होता है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, यानी कि व्यवहार की उत्पत्ति और इतिहास का वर्णन करना है। तो इथोलॉजी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इथोलॉजी एक टॉपिक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। पहला है क्रोनोमेडिसिन और दूसरा है इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क्राइब एनिमल बिहेवियर, यानी कि जंतु व्यवहार का वर्णन करना है। एक्सप्लेन इनेट एंड लर्न बिहेवियर विथ एग्जांपल। तो ऐसे बिहेवियर के बारे में बताना है जो कि हम सीखते हैं और जो कि हमारे शरीर में जन्मजात होता है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल बताने हैं, इन दोनों के बारे में लिखना है। यूनिट 6 के बाद है यूनिट 7, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कंजर्वेशन एथिक्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीव की संरक्षण नैतिकता के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड आपको 10 पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवासों के उन्मूलन और वितरण का वर्णन करना है, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल है उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो कैसे ख़त्म हो रहा है, उनको कैसे बचाया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको WWF का पूरा नाम बताना है और WWF में जो सिंबल के रूप में एनिमल यूज़ किया गया उसका नाम बताना है। तो WWF में कौन सा एनिमल यूज़ किया गया उसका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं यूनिट 8 की और यूनिट 8 है प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में पहला जो क्वेश्चन है कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है चिल्का लेक कहाँ पर है और लास्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि संरक्षित क्षेत्र। तो आपको बता दें कि इस यूनिट से रिलेटेड सेंचुरीज़ क्या होते हैं और अलग अलग जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, यानी कि आप समझिएगा कि यही 2 क्वेश्चन है। आपको कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, खासकर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस यूनिट से भी हैं, आप उनको तैयार कर लीजिएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। और आपके कोई सजेशन है या फिर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियो बनने चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।